Hi everyone, welcome back to yet another exciting episode of जी बिल्कुल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त चंदन विश्वास और आज आपके लिए लेकर आया हूं ये एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे बहुत सारी नॉलेजेबल स्टफ फॉर यू और साथ ही साथ हम बात करेंगे अबाउट आवर गोल्स, हाउ टू प्रैक्टिस एंड we will also meet our guest. Our guest this week is Rajat. He is into a startup and he will inspire you a lot. So please listen till the end and let's jump right into it without further ado to this exciting episode of Ji Bilkul podcast. Practice और उसकी अहमियत। इस बारे में बात करने से पहले मैं आपको चाहूँगा एक स्टोरी सुनाना। एक बहुत बड़ा शिकारी था और उसको एक बंगाल टाइगर का हंटिंग करना था। तो वो एक जंगल में घूम रहा था। जंगल में जब वो गया देखा कि जो बंगाल टाइगर है वो बहुत ही कम दूरी पर है। उसने सीधे सीधे गोली से गोली दागी बट शॉट मिस हो गई। मीनवाइल वो बाघ भी शिकारी की तरफ झपटा बट उस पर न झपट करके वो कहीं और जाके गिरा। शिकारी के लिए बहुत लकी ब्रेक वाली बात थी। वो बाल बाल बचा। जब वो वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था तो उसको अपनी ये बात बहुत उसको चुभ रही थी। कैसे वो अपने नजदीक के आए हुए निशाने को भी ठीक से मार नहीं पाया, वो चूक गया। ये बात उसे बहुत खाई जा रही थी। उसने क्या किया कि एक बोर्ड ले लिया और उसके ऊपर उसने दिन और रात एक शॉर्ट रेंज शूटिंग की प्रैक्टिस करने लग गया वो। बट कुछ ही देर के बाद जब वो अपने कैंप से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, घास फूस के हिलने की आवाज सुनाई दी, तो उसने क्या किया कि चुपचाप उस आवाज की तरफ आगे बढ़ा और जब वो देखा चौंक गया। वही बाघ प्रैक्टिस कर रहा था कि एक शॉर्ट लीप्स को कैसे लिया जाए ताकि वो अगली बार वो भी न चुके। ट्रूथ ये है कि प्रैक्टिस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एग्जाम के लिए। हम जब एग्जाम लिखते हैं तो हमें मॉक पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि ये एक्चुअल पेपर को मिमिक करते हैं। इन पेपर्स को आप एक्चुअल एग्जाम्स की तरह अगर ट्रीट करें तो ये आपको उस पर्टिकुलर पेपर को प्लान करने में बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं और वो आपकी आंसरिंग स्ट्रैटेजी को भी इंप्रूव कर सकता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट कर सकता है और नॉलेज लेवल को भी। आप अपने आप को उस पेपर के हिसाब से पेस कर सकते हैं बाय हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड। रिपीटेडली आप इस टाइप के पेपर्स को अगर आप अटेम्प्ट करते हो, आपको शायद यकीन ना हो लेकिन मोस्ट एग्जाम्स में जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने 90% केसेस में बहुत हद तक प्रैक्टिस की होती है अपने मॉडल पेपर को लिखने के लिए। ये कॉन्फिडेंस उनको मेन एग्जाम में भी बहुत हेल्प करता है। सो वो अपने मेन एग्जाम के समय कोई टेंशन भी नहीं रखते क्योंकि उनको आदत हो चुकी होती है। इसीलिए जब भी आप कोई मॉक पेपर अटेम्प्ट करें तो ये भी कोशिश रखें कि उसमें कोई क्वेश्चन छूट रही हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप उसे तुरंत से तुरंत सुलझा सके। एक अमेरिकन राइटर हैं अर्ल नाइटिंगेल, उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी आदमी अगर 1 घंटा एक सब्जेक्ट पर 5 साल तक अगर वो स्पेंड करे, वो पर्सन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट भी हो सकता है। कैन यू इमेजिन दैट यू कैन बी एन एक्सपर्ट ऑल टुगेदर। बट अगेन आपको 5 साल का समय तो नहीं है, लेकिन आप हाफ एक्सपर्ट भी हो गए तो बहुत बड़ी बात है। आप अगर 1/4 भी हो गए दैट इज इनफ फॉर यू टू स्कोर वेल इन द एग्जाम। साइंस मैगजीन एक बहुत बड़ी मैगजीन होती है, उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं। सो उसमें उन्होंने ये टेस्ट करा था कि जो स्टूडेंट्स अपने आप को टेस्ट करते हैं आफ्टर स्टडिंग अ टॉपिक, उन्हें कम से कम 50% ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं रादर दैन समवन हु हैज़ नॉट टेकन एनी टेस्ट। सो आपको अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस टेस्ट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Do versus read subjects. Now there are certain subjects where you have to do things to understand and there are some subjects where you have to read things to understand. Confucius ने एक बार कहा था, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. So subjects जैसे मैंने कहा कि 2 टाइप के होते हैं, do और read। तो subjects जैसे maths हैं, physics हैं, सो ये सब डू वाले सब्जेक्ट्स हैं। वन नीड्स टू सॉल्व क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू बिकम प्रोफिशिएंट ताकि वो सिलेबस में अपनी मास्टरी कर सकें। ऑन द अदर हैंड जैसे सोशल साइंस है, वो आपको रीड करने वाली सब्जेक्ट्स है। रीडिंग, री रीडिंग एंड रिकॉलिंग, ये सब इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में काम आती है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट डू वाले सब्जेक्ट्स में रीड वाली स्ट्रेटजीज ना लगाएं, दैट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। कभी कभी क्या होता है कि मैथ्स और फिजिक्स में आपको एक फंडामेंटल प्रॉब्लम समझने में बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कई बार आप कुछ चीज़ें मिस आउट कर गए हैं फ्रॉम योर पास्ट कवर्ड सिलेबस। इसलिए हमेशा ये भी एक गुड आइडिया होता है कि आप अपने कम से कम 2 साल के टेक्स्ट बुक्स को बचा कर रखें ड्यूरिंग हॉलीडेज और वैकेशंस। कभी कभी आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट
वापस रिकॉल करना हो तो। प्रैक्टिस मटेरियल्स क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करते हैं क्लास के अंदर, जो आपके बुक में दी रहती हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दी रहती हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं या शेयर हो चुके हैं, एज वेल एज जो भी मटेरियल आपके स्टडी गाइड्स या कोचिंग क्लासेस के हैंडआउट्स में दी होती हैं, या जैसे आपका प्रैक्टिस शीट है, डेली प्रैक्टिस पेपर है। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। जब आप इसको अटेम्प्ट करते हैं टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, आपको पता चलेगा कि आपका नेचर ही ऑलरेडी इंस्टिंक्टिव हो चुका है और आप खुद ही ये सारी टेक्निक्स आप समझ पाओगे धीरे धीरे, एंड दिस बिकम्स लाइक अ सेकंड नेचर। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक रीडिंग एंड रिमेंबरिंग इट ऑल द टाइम। हमारा जो दिमाग होता है एक्चुअली इसमें काउंटलेस इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, फ्रॉम लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग टू नेम्स ऑफ पीपल टू देयर फेसेस, देयर फोन नंबर्स। ये सारी चीजें, कई सारी चीजें आपको अपने आप याद रह जाती हैं। बहुत सारी एक्सपीरियंस भी आपको एकदम विविडली याद रहती हैं और इन्फॉर्मेशन भी याद रहता है, लेकिन कुछ और याद नहीं रहता। हम लोग भूलते इसलिए हैं क्योंकि उसका कोई एसोसिएशन नहीं होता, लिंक नहीं होता, कोई हुक नहीं होता जिससे हम उस इन्फॉर्मेशन को वापस निकाल सकें। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप जब पढ़ने बैठे तो बहुत स्लोली पढ़िए। द स्मार्टर यू आर द स्लोअर यू रीड। इस हैबिट से क्या होगा कि यू विल बिकम अ फास्ट लर्नर और उसको अप्लाई करने की टेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी, एंड दैट मेक्स यू अ रियली रियली वाइज पर्सन। एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, बिटवीन सीइंग एंड ऑब्जर्विंग, बिटवीन ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रैमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप शॉर्ट टर्म क्रैमिंग करते हैं एग्जाम्स के लिए, you are basically loading up your short-term memory. You can say that it's your RAM, and they are not really going into the hard disk. They are in the RAM. Now, this is not to suggest कि memorizing और good numbers लाने के लिए memorizing गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा. The problem here lies actually in mugging up without understanding. If you understand और उसके बाद आप memorize करते हो, it would be impossible to get poorer marks after that. Internet और उसकी usability. Now, अपने आप को बहुत ही लकी मानिए। आज के दिन में आप बहुत लकी इसलिए हैं क्योंकि आपको ऑनलाइन बहुत ही वेल रिटन नोट्स, वेल रिटन टेक्स्ट बुक्स और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स की भरमार मिली हुई है। ऐसे ऐसे लेसन्स जो पिक्चर्स, एनिमेशंस के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशनल एप्स, लेसन्स, ट्यूटोरियल्स, ये सब कुछ हैं जो आपको मॉक टेस्ट के लिए, ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। सो आज 2021 में आप ऐसे एज में रहते हो जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी की सब्जेक्ट को ऑलरेडी इंटरनेट पे 50 बार डिस्कस कर चुका है और पोस्ट किया जा चुका है। यूट्यूब पे उस पर्टिकुलर टॉपिक से हजारों वीडियोस मिलेंगी। ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड ऑन इंटरनेट। ये अच्छी बात है कि आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हो, उसे सर्च करो और उसके बारे में जानकारी पालो। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट ये सब चीजें जो है, ये जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, इन्हें आप एडिशनल कंटेंट की तरह यूज करें, नहीं प्राइमरी की तरह। एक और चेतावनी, ऑल्सो beware ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाई अदर स्टफ ऑन द इंटरनेट। आपके टाइम के अंदर वो ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शुरू तो करते हो केमिस्ट्री की वीडियो, बट कुछ देर के बाद आप कोई जापानीज कार्टून देख रहे होते हो, कोई कॉमेडी शो देख रहे होते हो, लाइक यू आर टोटली अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू ड्रिफ्टेड फ्रॉम दैट लोकेशन टू हियर। सो हमेशा यूज करिए इंटरनेट, बट वेरी वेरी जुडिशियसली। क्या आपने ये कहानी सुनी है जहाँ पे 6 अंधे आदमी एक हाथी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बाय टचिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? एक अंधा उसके पाँव को पकड़ता है तो बोलता है कि ये तो कोई खंभा है। सेकंड मैन जो होता है वो उसके पूंछ को पकड़ता है, बोलता है ये तो लगता है एक रस्सी है। थर्ड इंसान उसके सूंड को पकड़ता है और बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा सांप लगता है। चौथा वाला उसके कान को पकड़ता है, बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा पंखा है। पांचवा वाला उसके पेट को पकड़ता है, बोलता है ये तो बहुत मोटी दीवार लगती है। और उसके बाद छठा जो है वो उसके आइवरी दांत को पकड़ता है और बोलता है ये तो मोटा सा रॉड लगता है मुझे। नाउ 6 people touching the same animal yet provide totally different descriptions. क्यों? क्योंकि उन्होंने एलिफेंट को टोटालिटी में एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक पार्ट को देख करके पूरे के पूरे सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर दिया। इट्स लाइक कि चावल का एक दाना देख करके आप बता सकें कि हाँ चावल पका है कि नहीं। किसी सब्जेक्ट को टोटालिटी में एक्सपीरियंस करना इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। होलिस्टिक लर्निंग एक्चुअली एक ऐसा अप्रोच है जिसमें आप सब्जेक्ट को उसके यूजुअल से थोड़ा डीप लेवल पे समझने की कोशिश करते हो। ये काम आप एग्जाम की एक रात पहले नहीं कर सकते हैं। इट हैज टू बी डन वीक्स इन एडवांस। मेन पॉइंट ये है कि आप जब भी आप होलिस्टिकली लर्निंग करने की कोशिश करें, उसमें आइडियाज को लिंक करें, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को आप लिंक करें। इंडिविजुअल फॉर्मूले जो होते हैं, जो थियरम्स होते हैं, डेट्स होती हैं, नेम्स होती हैं, दे आर लाइक बड़े से जिगसॉ पजल के पीसेस होते हैं। आप उसको अरेंज करते हैं, जब आप कंप्लीटली उसको लिंक करके देखते हैं तब जाकर के आपको द बिग पिक्चर पता चलती है।
सो इन कंक्लूजन, आपको सबसे पहले डू और रीड सब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस वो आप हमेशा डू वाले सब्जेक्ट्स के लिए ही इस्तेमाल करें। चीजें करने से आपको ज्यादा याद रहता है एज कम्पेयर टू सिंपली क्रैमिंग इन योर ब्रेन्स। जितने ज्यादा सोर्सेस हो सके वहां से आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इकट्ठा करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें एग्जाम से वीक्स इन एडवांस। प्रीवियस पेपर को देखना एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन माना जाएगा। यूट्यूब और अदर स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स के वीडियोस का एडवांटेज लीजिए और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इजी टू लर्न करने के लिए जितनी भी कोशिश हो आप कर सकते हो। साथ ही साथ रियल वर्ल्ड में अपनी सारी नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश भी जरूर करें। चीज़ों को लिंक करना सीखिए। एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ कैसे लिंक करते हैं, ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने की। And that's my suggestion for this week. Let's move on to the next segment of our episode and meet our guests. Hi Rajat, welcome to the podcast. जी बिल्कुल। Hey everyone and good to be here। बहुत अच्छा लग रहा है चंदन, आपसे भी बहुत सालों बाद बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। रजत, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए कुछ अपने बारे में। करंटली आप क्या कर रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, बिकॉज पीपल वुड लाइक टू नो अबाउट यू। So अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सो आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मद्रास। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था और फिर कॉलेज के फाइनल ईयर में ही मैंने और कॉलेज के कुछ कलीग्स ने स्टार्टअप शुरू किया था, एक जो कि एक डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप था ज़ुप। तो उसके बाद फिर हम लोग स्टार्टअप वर्ल्ड में ही निकल गए और प्लेसमेंट्स में नहीं बैठे थे, स्टार्टअप वर्ल्ड में ही फंडिंग रेस करी, फेलियर्स हुए, बट राइट नाउ वो डेवलप होते होते वी बिल्ट अ स्टार्टअप कॉल्ड Z2P, जो इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट P2P लैंडिंग स्टार्टअप था, पीयर टू पीयर लैंडिंग स्टार्टअप। आप इसको समझ सकते हैं जैसे किसी को लोन्स देते हैं बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, उसका डेटा लेके उसको एनालाइज करते हैं कि वो कितना वर्दी है लोन देने के लिए। तो Z2P नाम से स्टार्टअप था और पिछले 2 साल पहले उसको पेमेट करके एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जिसने उसको अक्वायर कर लिया है। सो राइट नाउ वी आर ऑपरेटिंग Z2P ऑल्सो। Z2P भी चल रहा है पेमेट के अंदर और प्लस आई एम टेकिंग केयर ऑफ पेमेट्स बिजनेस लैंडिंग ऑपरेशंस ऑल्सो। सो आई एम हेडिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेसेस एट पेमेट। पेमेट एक डिजिटल पेमेंट्स कंपनी है जो बिजनेसेस की सर्विसेज को केटर करती है। That's great. बेसिकली पेमेंट ऐप के हिसाब से हाँ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पीपल, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू चेक, इजंट इट? राइट। तो अचानक से सिविल इंजीनियरिंग से इसके तरफ रुझान, क्या सिविल इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था? वैसे वी नो कि IIT फ्रैटर्निटी में इंजीनियर्स हमारे आपके जैसे बहुत फ्लूइड है, लाइक वी कैन मॉर्फ इनटू लाइक एनी डिसिप्लिन वेरी इजीली। इट्स नॉट लाइक कि हाँ आपको जो ब्रांच मिली है वही करना है। सो आपका सबसे ज्यादा क्या इंस्पिरेशन रहा टुवर्ड्स स्टार्टअप, उसके बारे में कुछ बताइए। तो आई थिंक शुरू से ही फर्स्ट ईयर से मैं ये नहीं बोलूँगा कि शुरू आते से ही मुझे सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। इनफैक्ट मुझे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से ही, लेकिन शुरू से मुझे ये भी था कि खुद का कुछ करना है और वो अपने आप ही आ गया। मुझे पता नहीं वो किस पॉइंट पे आया कि यार खुद का कुछ करना है। बट आई थिंक जब तक मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर और आफ्टर द फर्स्ट सेमेस्टर, आफ्टर बीइंग 6 months इन द कॉलेज, अपने आप ही वो चीज़ आ गई कि खुद का कुछ करना है। तो एक्चुअली जो पहला स्टार्टअप था मेरा वो सेकंड ईयर में था और वो एक सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड स्टार्टअप ही था। तो उसमें हम लोग जो सिविल इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस होती हैं जो पेपर में आर्किटेक्ट बनाते हैं उसको डिजिटल कन्वर्ट करके देते थे आर्किटेक्ट्स को। सो उसको स्टार्टअप नहीं कह सकते, कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं था, बट स्टिल खुद का कुछ करना था, प्लस सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए वहाँ से शुरू किया। बट थर्ड ईयर तक पहुँचते हुए जब आपको ही पता होगा हम लोग इंटर्नशिप करनी पड़ती है एक हमको कंपलसरी, तो उस थर्ड ईयर में मैंने इंटर्नशिप करी थी एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में जिसका गैमन इंडिया वन ऑफ द टॉप कंपनीज कही जाती है सिविल इंजीनियरिंग की। और जब मैंने वो इंटर्नशिप करी तब मुझे पता चला कि एक्चुअल में व्हाट सिविल इंजीनियरिंग इज़, कि जब आप बाहर जाओगे जॉब लोगे तो वो कैसा होगा। और मैं वहाँ थोड़ा डिमोटिवेट हो गया बिकॉज इट वॉज नॉट लाइक वॉट आई थॉट कि आप खुद के आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर पाओगे। और जो यूजुअली कोई बुरी बात नहीं है, हर जॉब में शुरू में ऐसा ही होता है, यू स्टार्ट फ्रॉम अ लोअर पोजीशन, बट और ऐसा नहीं है कि आप एकदम जाते ही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, दिस इज अबाउट रियलिटी। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा हार्ट ब्रेक हो गया। उसकी वजह ये भी थी कि मैंने थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा रखे थे। मुझे लगा यार IIT से तो तुरंत जाके डिज़ाइन बनाएंगे, स्ट्रक्चर खड़े करेंगे।
स्टार बन जाएंगे। तो वो चीज़ मुझे लगा यार ये तो वैसा नहीं है जैसा सोचा था। तो उसके बाद फिर सिविल इंजीनियरिंग से इंटरेस्ट जाने लगा और फिर मैंने एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप करी और वो स्टार्टअप भी अपने ही एलुमनस आईआईटी मद्रास एलुमनाई अखिलेश करके थे, आई थिंक मुझसे 2 साल सीनियर थे, 1 साल पहले ही ग्रेजुएट हुए थे वो। अखिलेश का एक स्टार्टअप था जियोटेक जो IITM रिसर्च पार्क में ही था। तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी थी उनके स्टार्टअप में। ये भी 3rd ईयर की ही बात है जियोटेक की इंटर्नशिप के बाद। तो तब से मुझे आई थिंक फाइनल मन में वो हो गया था कि यार अब स्टार्टअप करना है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग से तो इंटरेस्ट जा चुका था लेकिन खुद का कुछ करना था। तो तब से हो गया था कि यार अब ठीक है, अब 2 साल और बचे कॉलेज के, तो ट्राई करते हैं कि खुद का कुछ करें। तब से इसमें सोचना शुरू किया। That's great, that's great. तो काफी इंस्पायरिंग है आपका जो मोटिव है। लाइक मोटिवेशन इज द की हियर कि आप किस किस से देख करके इंस्पायर हुए होंगे। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी शायद आपसे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। मुझे रजत आपके बारे में बताइए, लाइक आप जब 16-17 ईयर ओल्ड थे तब हाउ वाज योर वर्ल्ड व्यू अबाउट IIT एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर? आपको कॉन्फिडेंस था कि आप कर लेंगे IIT क्रैक, या स्टिल अनश्योर? क्या चलता था आपके मन में, बताइए। तो 16-17 ईयर्स मतलब जब मैं 16-17 साल का था, एक मिनट मैं सोच रहा हूँ मैं किस क्लास में था जब। आई थिंक मैं 11-12 में हूँ। हाँ 11-12 में था मैं। तो अच्छा, मैंने सबसे पहले इंटरेस्टिंगली IIT के बारे में सुना कब था मैं बताता हूँ। जब मैं 8th क्लास में था, जब तो मैं और मेरे दोस्त की एक फैमिली, हम दोनों अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे, वहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे कि भाई हम दोनों क्लास टॉपर हुआ करते थे उस टाइम पे। और क्लास तो हम दोनों की फैमिली बैठ के बात कर रही थी कि यार इन दोनों का आगे क्या करना है, इनको कहाँ भेजें। तो वहाँ पे किसी ने बोला कि यार IIT भेजते हैं, कि पेरेंट्स में से ही बोला कि IIT बहुत अच्छा है, तो इनको IIT की तैयारी कराएंगे हम लोग 2 साल बाद से 10th से। तो तब से मुझे पता चला यार IIT कुछ है। थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा तो बहुत ग्लैमरस चीज़ लगी, कि न्यूज़ में भी फिर थोड़ा दिखने लगा कि यार IIT के बच्चों को ये प्लेसमेंट मिलता है, हमेशा आता है। तो बहुत ग्लैमरस इमेज हो गई थी IIT की। ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि कहते हैं ना कि बहुत बहुत मोटिव के साथ मैं कॉलेज में गया था कि यार साइंटिस्ट बनना या कुछ बहुत वो करना है। बस शुरू में तो ऐसा रहता है कि कहीं अच्छी जगह जाना है, और सबसे अच्छी जगह क्या है? IIT। पेरेंट्स बोल रहे हैं IIT, तो चलो IIT की तैयारी करते हैं। तो फिर ऐसे तैयारी शुरू हुई फिर। तो मुझे बताइए कि लाइक हाउ वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? कैसे आप पढ़ते थे? लाइक कितने घंटे पढ़ते थे और कितना कंपटीशन था? कुछ इसके बारे में बताइए। ओके हाँ, तो मैंने एक्चुअली एक ओवरव्यू देता हूँ। तो मैंने एक्चुअली 3 साल प्रिपरेशन करी है। 2 साल मैंने कोटा में पढ़ा है जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 11-12 में कोटा में पढ़ा था। फिर 1 साल मैंने घर पे ड्रॉप लिया था। तो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसे मैंने बताया, तो मैं ऑलमोस्ट लाइक आई वॉज यूजुअली इन द टॉप 2 टॉप 3 इन द क्लास टॉपर हुआ करता। तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि आप क्लास टॉपर हो, तो ऐसा लगता है निकाल लेंगे IIT। अब जब कोटा गए और कोचिंग ज्वाइन करी, वहाँ पे और बच्चे भी आए, एग्ज़ाम दिए, तो पता चला यार लेवल तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब रैंक तो नीचे आने लगी। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ भी डाउन हो गया, क्योंकि अभी तक क्लास के टॉपर थे, अब एकदम से सब अच्छे अच्छे बच्चों के बीच में। तो कोटा जाके एक्चुअली 6 महीने तो ये एक्सेप्ट करने में लग गए कि और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तक जो था वो कुछ भी नहीं था। तो 6 महीने तो उसी में चले गए। फिर तैयारी करना शुरू करी, और 2 साल कहूँगा तैयारी तो अच्छे से ही करी। बट अगेन पहली बार मैं घर से बाहर निकला था। 10th तक हम लोग मतलब यूजुअली स्टूडेंट्स घर में ही रहते हैं, स्कूलिंग करते हैं, और मैं 10th के बाद पहली बार बाहर निकला। नए दोस्त बनते, तो आप एकदम से घर से बाहर निकलते हो ना, तो आप को बहुत अच्छा वर्ल्ड लगता है। तो आप घूमते फिरते हो, तो थोड़ा पढ़ाई में वहाँ पे भी टाइम चला जाता है। आप एकदम बाहर गए, थोड़ी इंडिपेंडेंस मिली, नए दोस्त बने, आप घूमे फिरे। सब लोग काउंटर स्ट्राइक खेलते थे, मम्मी पापा का प्रेशर नहीं रहता, इंटरनेट कैफ़े पे मूवीज़ देखो, काउंटर स्ट्राइक खेलो। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट तो हुआ, और थोड़ी पढ़ाई भी करी। ऐसा नहीं बोलूँगा कि पढ़े नहीं, तैयारी नहीं करी, बट 2 साल प्रिपेयर करा, लेकिन नहीं हुआ। और कुछ नंबर से रह गया था, कट ऑफ कुछ नंबर से रह गया था। तो उस टाइम पे फिर ये डिसाइड करना था कि अब 1 और साल तैयारी करें या दूसरा कॉलेज ले लें। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि चलो एक ट्राई कर ही लेते हैं, जब थोड़े नंबर से कट ऑफ रह गया है। लेकिन इस बार डिसाइड किया कि घर पे रह के ट्राई करूँगा, क्योंकि घर पे मुझे पता था कि मैं घर पे ही अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगा रेदर देन बाहर रह के। वहाँ मेरा मन थोड़ा इधर उधर जाता था बाहर रह के। तो इस बार घर पे ही रहा, घर पे ही जो मेरी सिटी में ही कोचिंग थी वो ही ज्वाइन करी, और फिर इस बार सिलेक्शन हो गया था 1 साल ड्रॉप वाले ईयर में।
तो चलिए कम से कम आपका जो 1 साल आपने ड्रॉप लिया तो उसका कुछ फायदा पर्सनली लगता है आपको? क्या ड्रॉप लेना इज फाइन? बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ड्रॉप लेना अच्छा नहीं होता है, या व्हाट इज द बायस, व्हाट यू थिंक अबाउट इट? सो अब उस टाइम पे मैं सही बताऊं तो मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता था. मैंने इनफैक्ट VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वो एक शुरू में फ़ीस भरनी पड़ती, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था और उसमें एक शुरू में एडमिशन फ़ीस भरनी पड़ती है, तो वो भी भर दी थी. और इनफैक्ट 5 दिन बाद ट्रेन थी वेल्लोर जाने की, ट्रेन बुक करी हुई थी. लेकिन तब मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा थोड़े से ही नंबर से रह गया, 1 साल करके देख ले क्या जाता है. तो तब मैंने किया. और अब व्हेन आई लुक बैक एट दैट और जब मैं देखता हूँ वो 1 साल की वैल्यू वर्सेस द वैल्यू ऑफ बीइंग एट IIT फॉर 4 years, आई थिंक इट इज़ वर्थ इट. अगर आपको सही में लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप अपना, और वो 1 साल में बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है. मैं कहूँगा कि वो 1 साल में मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय पढ़ने के, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था. तो इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स ऑल्सो. कुछ लोग कम पढ़ के भी कर लेते हैं, बट आई मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा था, मतलब सो आई सेक्रीफाइज एवरीथिंग. और दिन भर इज इट बिकॉज कि आपने जो समय लॉस्ट किया था लाइक गेम वेम खेलते टाइम जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे कोटा को, उसको मेकअप करने के लिए आपको शायद ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया, ऐसा कह रहे हैं? वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है बिल्कुल. आई थिंक है ही वो भी रीज़न. अगर जो जितने अच्छे से जो पढ़ाई कर ले वो उसको उतनी कम वो चीज़, बट हाँ वो भी रीज़न है. बट इट डजंट मैटर, आपने किया, दैट्स द मेन थिंग राइट. चाहे वो 1 साल को ड्रॉप करके किया, इट डजंट मैटर एनीवे. तो मुझे बताइए कि हाउ वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ IIT एंड सिविल इंजीनियरिंग एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये भी पूछते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, हाउ IIT में इसका क्या स्कोप है, लाइक व्हाट डू जनरली पीपल सी देयर करियर ग्रोथ ग्राफ इन सिविल इंजीनियरिंग? ओके, सो मेरे पर्सनल पॉइंट से IIT इज़ अ ग्रेट प्लेस. मैं अकेडमिकली ऑल्सो एंड नॉन अकेडमिकली ऑल्सो. अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब IIT में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको अकेडमिक इंटरेस्ट रहता है, जो रिसर्च परस्यू करते हैं, जो जॉब्स में जाते हैं. और कुछ लोग रहते हैं जो थोड़ी ऑल्टरनेट फील्ड्स में चले जाते हैं. जैसे आप भी फोटोग्राफी, यू आर वेरी गुड इन फोटोग्राफी, आपने उसको परस्यू किया. और आई परस्यूड एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे मेरे बैच के लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू किया. स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा सिनारियो रहता है, यू कैन कॉम्पीट फॉर स्टेट लेवल टीम्स ऑल्सो. तो आपको मैं ये बोलूँगा कि IIT में जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं चीज़ें ट्राई आउट करने की और देखने की कि आप कहाँ पे फिट बैठते हो, विदाउट ज़्यादा प्रेशर ऑफ या पर्सनल ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं विदाउट टू मच अकेडमिक प्रेशर. मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा अकेडमिक प्रेशर मुझे नहीं लगा IIT में था. और आई वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. मैं अपना CG भी बताऊँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट रहता है. तो पहले सेमेस्टर में मेरा CG था कुछ आई थिंक 8.8, और फिर लास्ट सेमेस्टर तक वो कम होता गया. और लास्ट सेमेस्टर तक जाते जाते जो मेरे लास्ट सेमेस्टर में था वो कुछ आई थिंक 6.9 पहुँच गया था, क्योंकि फिर मेरा थोड़ा अकेडमिक से इंटरेस्ट कम होता गया. लास्ट सेमेस्टर तक एंटरप्रेन्योरशिप में जाता गया. बट आई थिंक इतना चैलेंजिंग कभी नहीं लगा कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो अकेडमिकली. इफ़ यू कैन गिव अ बेयर मिनिमम टाइम टू अकेडमिक्स एंड तो आप उसमें भी निकाल सकते हो. और एट द एंड मैंने देखा है CG मैटर करी नहीं, और जो मेरे दोस्तों की भी थी उनकी भी CG कुछ मैटर इतनी करी नहीं. शुरू में थोड़ा सा पुश दे सकती है आपको CG वो प्लेसमेंट में बैठने में, बट आई थिंक आफ्टर दैट इट डजेंट मैटर मच. अब कोई किसी की, इट्स ऑल अबाउट योर स्किल लेवल. हाँ, आई डोंट थिंक अभी हम लोग भी किसी को हायर करते हैं, मैंने भी देखा हो तो कोई पूछता है कि क्या CG थी, तो हम देखते हैं कि काम कर सकते हो कि नहीं. अब वो आप काम सही से कर सकते हो तो आप आ जाओ, अदरवाइज नमस्ते. यही होता है. या ऑलराइट. सो रजत, आपने बहुत अच्छा वैल्यूएबल इनसाइट दिया कि वहाँ पे भी लाइक यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं, अभी आप जानते ही हैं कि कोविड के लिए जो लॉकडाउन का सिनेरियो है, many students have not been able to like join an actual classroom since past 1 year. I mean, this is a crazy thing. So उनको भी घर पे बैठ के अकेले में भी पढ़ के बैठना, this is a completely new scenario for them and as well as us, right? Even we are working from home. And so what message do you have for them, and how would you like to guide if somebody is in such scenario?
राइट, तो 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मेरा स्ट्रॉन्ग था फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा था जो मैं बीच में रखूंगा, और मैथ्स मेरा सबसे वीक था। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही है कि मैं सबसे पहला जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, मैं उसी को लेके शुरू करता था। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैं फिजिक्स से शुरू करता था, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा शुरू में, और एक बार फ्लो बन जाता है तो फ्लो में आप थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हो। तो मैं उसको ऐसा लगता था फिजिक्स जो मेरा सबसे कॉन्फिडेंट है उसको पहले करता था, फिर मैं जो सबसे लीस्ट कॉन्फिडेंट मेरा मैथ था उस पर सेकंड आता था, क्योंकि वो फिजिक्स से जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो थोड़ा मैथ में आ जाए, थोड़े एक्स्ट्रा सवाल हो जाए। बाकी केमिस्ट्री तो थोड़ा अपना माइंड पावर पे रहता है, याद है तो याद है, याद नहीं है तो याद नहीं है, उसमें आप इतना कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो। तो केमिस्ट्री में लास्ट में ही अटेम्प्ट करता था। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। अब बहुत सारे लोगों की अलग अलग रहती है। जिनका आपका स्टाइल सूट करेगा तो आपका ही एडवाइस पिकअप कर लेंगे, राइट? बिकॉज आपने किया है तो फिर गलत तो नहीं है कि नहीं? तो चलिए फिर आपके हिसाब से टॉप 3 डूज एंड डोंट्स, व्हाट शुड स्टूडेंट्स डू, व्हाट शुडंट? सो आई थिंक टॉप 3 डूज में मैं रखूंगा, फर्स्ट मैं रखूंगा कि जितना ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ अभी एंड में, वो रिवीजन करें, जल्दी जल्दी पुराना रिवीजन करें, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें रहेंगी एग्जाम के पहले उतना ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 2 में बोलूँगा पेपर सॉल्व करो, आप जितने ज़्यादा पेपर हो पाएँ, और पेपर जब सॉल्व करो तो उसी एटमॉस्फेयर में करो, एक्जैक्टली वो टाइम लगा के सामने अकेले बैठ के प्रॉपर वो टाइम दे के फिर उसको सॉल्व करो, फिर एनालाइज करो कि क्यों टाइम लेट गया और ये गया। तीसरा डूज मैं ये बोलूँगा कि आप सो यार, अच्छे से सो, क्योंकि अगर आप सोते नहीं हो ना तो आपकी वो शार्पनेस कम रहती है माइंड की अगले दिन। तो आप जेई के एग्जाम से एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले से अपना स्लीप साइकिल सही करो, अच्छे से सो। आप कभी भी पढ़ते हो लेकिन सो अच्छे से। बहुत अच्छी बात कही आपने रजत, आपके करियर ग्राफ को हम देख रहे हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि आप भी आने वाले समय में और अच्छा तरक्की करें, एंड you can be an inspiration to many of such aspirants. Thank you so much for joining our show. It was a great pleasure to have a talk with you. Same here. Thank you so much. So my friends, that brings us to the end of this podcast. I hope आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और stay tuned, share with your friends and mention on stories on your Instagram at the Instagram page of this channel g.bilkul। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ और कुछ नई लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय।